हेलो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमने कुछ टॉपिक्स बायोडाइवर्सिटी के पिछले लेक्चर में पढ़े थे उनके आगे के कुछ लेक्चर्स टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले एक ओवरव्यू लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या 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 पढ़ा था। और जिसने इस वीडियो पे क्लिक किया है पिछली इसकी जो पिछली वाली वीडियो है वो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप एक काम करो, पिछली वाली वीडियो देख के आओ, क्योंकि पिछली वाली वीडियो में मैंने बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट किया था। ठीक है, उसमें हमने ईयरली ऑर्गेनाइजेशंस के सब बेसिक्स पढ़ लिया है। दैट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, दैट इज बॉर्न कन्वेंशन बोलते हैं इसको, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, साइट्स के बारे में और यूएनईपी के बारे में। ठीक है, ओके। तो ये सारी चीज़ें हमने कल के वीडियो में कवर कर ली हैं और आज का हमारा जो वीडियो का कोर्स रहेगा वो मैं आपको अभी बता देता हूँ पहले। सो आज की वीडियो में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आज बायोडाइवर्सिटी एक्ट के बारे में। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट के बारे में 2002 का। अब हमने कल पढ़ा था यूएनसीबीडी के बारे में, दैट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ये जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 है ये इंडिया के सेंस में है कि इंडिया ने इस एक्ट को, वो जो कन्वेंशन हुआ था उसको इंडिया में इम्प्लीमेंट करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग आईयूसीएन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम आईयूसीएन के बारे में पढ़ेंगे, हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पढ़ेंगे 1972, हम लोग इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पढ़ेंगे 1986। ठीक है, इसके रिलेटेड और दो इसी के रिलेटेड एक्ट्स ही मान लो, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भी जो अथॉरिटी हम उसके रिलेटेड भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो मोस्टली हमारा यही रहेगा आज वीडियो का कोर्स। तो ट्राई करेंगे जितने टॉपिक्स खत्म हो जाए पहले तो उसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग बायोडाइवर्सिटी एक्ट से ही। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट से ही स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब आया है? 2002 में आया है। ठीक है, और इसका ना अभी जस्ट एक बिल आया है, अमेंडमेंट बिल आया है। ठीक है, वो पास नहीं हुआ है, दैट इज अमेंडमेंट बिल अभी नहीं आया, एक्चुअली में 2021 में आया था, तो 2022 में फुल पेंडिंग रहा और अभी भी जस्ट विंटर सेशन ख़त्म हुआ है 23 को, अभी भी ये पास नहीं हुआ है। तो थोड़ा बहुत नॉलेज ले लेंगे इसके बारे में भी, इसमें क्या है। सबसे पहले जब हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 की, ये किस बेसिस पे आया है? ये यूएनसीबीडी जो हुआ था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडाइवर्सिटी, जो 1992 में आई थी, उस बेसिस पे इंडिया ने अडॉप्ट करा बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। ठीक है, अब कहीं ना कहीं जो यूएनसीबीडी में बोला गया था वही इंडिया ने भी अपने एक्ट में लाया होगा। क्या क्या चीज़ें लाई होगी इंडिया ने? सबसे पहले इंडिया ने बोला होगा कि हम रेगुलेट कर देंगे, कुछ कुछ रिसोर्सेज का जो एक्सेस होगा उस चीज़ को रेगुलेट कर देंगे, हम लोग कंजर्वेशन करेंगे, ये सब तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही मैं लिखवा देता हूँ। सस्टेनेबल यूज़ करेंगे चीज़ों का, हम लोग शेयरिंग पे डिपेंड नहीं रहेंगे। ठीक है, जो जो चीज़ें मतलब वो रहेगी इन्वायरमेंट में, मतलब दूसरी कंट्री को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम वो शेयर करेंगे। ठीक है, हम नॉलेज को प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे और उनकी मदद से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर इसके रिलेटेड कुछ भी गलत होता है बायोडाइवर्सिटी एक्ट में जो जो दिया गया है तो हम उसको नॉन बेलेबल बना देंगे। ठीक है, क्लियर है इतना? नॉन बेलेबल ऑफेंसेस बना देंगे। तो यही सब देखो, बायोडाइवर्सिटी एक्ट के बारे में जब पूछेंगे आज जाके इतना ही चीज़ आएगा, या फिर इसका जो इसके अंडर जो स्टैचूटरी अथॉरिटी आती है, मेरे को थोड़ा सा इसके प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, स्टैचूटरी। ठीक है, तो स्टैचूटरी जो इसकी ऑर्गेनाइजेशन आती है बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंदर, दैट इज नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, वो ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर क्वेश्चन बनेगा उसमें ही बनेगा कि स्टेट लेवल पे कौन सा है और दैट इज सिटी लेवल पे या पंचायत लेवल पे या ऐसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या है, तो उसी के रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा। ये फिर भी मैंने आपको थोड़ा बहुत बेसिक दे दिया। ठीक है, अब क्या इसके अंडर ना मैंने आपको जैसे अभी बताया, इसके अंडर ना स्टैचूटरी बॉडीज़ बना दी। ठीक है, उनको बोला गया कि आप लोग क्या करोगे, आप ना मॉनिटर करोगे बायोडाइवर्सिटी एक्ट में जो जो लिखा हुआ है, आप एडवाइस करोगे, आप रिपोर्ट बनाओगे। ठीक है, आपको ट्रेड करना है तो आप उसके लिए नेशनल या फॉरेन में, तो आपको उसके लिए लाइसेंस चाहिए रहेगा, आप अथॉरिटी हो, आपके पास अथॉरिटी, आप वो लाइसेंस दोगे। ठीक है,
आपका एक रेड्रेसल मैकेनिज्म रहेगा, ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म, ये सब मतलब पावर्स दिए गए, किसको दिए गए, मैं सब इसमें डीप में नहीं जा रहा। सेम जो इस वीडियो को मतलब पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल पे, या फिर बायोडाइवर्सिटी का लेक्चर पहली बार देख रहे हैं, या मेरे चैनल की पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं, ये जो मैं इन्वायरमेंट सीरीज चला रहा हूँ इसमें मैं सिर्फ बेसिक जो टॉपिक्स रहेंगे जो आपको प्रिपेयर करना है इन्वायरमेंट में, मैं उसका बेसिक आपको दूंगा, ताकि आप थोड़ा सा, अगर मैं 10 मिनट में एक टॉपिक ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है, मैं उसका डीप नहीं जाऊँगा, मैं 10 मिनट में टॉपिक ख़त्म करूँगा और उसके बारे में आप जाओ जल्दी जल्दी से बुक खोलो और एक बार वहाँ से पढ़ो, तो आपको एकदम से वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बिकॉज हम थोड़े ना लेज़ी हैं, तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते नहीं हैं। दैट्स वाई ये मैंने सीरीज़ लाई है, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि मैं पूरी इसको लिख के एकदम ऐसा प्रॉपर समझा सकूँ आप लोगों को। तो जितना मेरा नॉलेज है ये मैं अपनी नॉलेज बेस पे सबको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते आगे। तो मैं बता रहा था आपको कि इसमें बनाया गया नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बनाई गई, ठीक है। इसको बेस कहाँ रखा गया, चेन्नई में, काइंड ऑफ इसके हेडक्वार्टर्स, ठीक है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, मैं फुल फॉर्म नहीं लिखने वाला, ठीक है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बनाई गई, ठीक है। इसको स्टेटस दिया गया स्टैट्यूटरी, और इसको बोला गया कि तुम ऑटोनॉमस बॉडी हो, ठीक है, यू हैव सम पावर्स एंड यू आर ग्रैबिंग दैट पावर फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। बिकॉज क्योंकि ये जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 था, इसी से पावर लेके गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी बनाई, दैट इज एनबीए, दैट इज नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बनाई, ठीक है। उनको पावर्स दिए गए, उनको स्टैट्यूटरी एक स्टेटस दिया गया, ऑटोनॉमस बॉडी उनको कहलाया गया, ठीक है। सेम अगर बोला जाए ये भी यूएनसीबीडी पे बेस्ड है। बार बार ये चीज़ें मैं बार बार इसलिए लिखवा रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चीज़ बार बार रिवाइज होती रहेगी, ठीक है। अब जब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, एनबीए की जब इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, तो ये 2003 में हुआ था, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में है, 2003 में ये अथॉरिटी बनी थी। और इसको बनाया क्यों गया था कि तुम्हें क्या काम करना है, एनबीए सुनो, तुम्हें एक काम करना है, जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में लिखा है ना, तुम लोगों को उसको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो इनकेस कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि स्टैट्यूटरी को लेके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने कल भी बताया था, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। तो प्लस अब ये जो एनबीए काम करेगी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइस पे काम करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइस पे काम करेगी, ठीक है। तो ये की तो हो गया सेंटर के कंट्रोल में। तो स्टेट सारी स्टेट बोलेगी, राजस्थान उठ के आ जाएगी, छत्तीसगढ़ उठ के आ जाएगी, उड़ीसा उठ के आ जाएगी, अब तो हिमाचल भी उठ के आ जाएगी, बोलेगी हमारे पास क्या पावर्स दिए गए। तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट ने बोला हम एक और बना रहे, दैट इज SBB। ये बोला गया ये स्टेट गवर्नमेंट आपको ये एडवाइस करेगी, क्लियर। सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन एडवाइस करेगा, एनबीए। स्टेट गवर्नमेंट को कौन एडवाइस करेगा, एसबीबी। एसबीबी क्या है, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। बिकॉज अथॉरिटी तो उसको हमने दे दिया ना, तो इसको हमने बोर्ड बोला गया। तो लोकल लेवल पे पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज भी आ गई। तो हमें कहाँ से पावर मिलेगा, तो उन्होंने बोला कि हमें पावर मिलेगा बीएमसी से, दैट इज बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। ये बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वो नहीं है, ये बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द जो इसका स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया है, ठीक है, एनबीए को और एसबीबी को और बीएमसी को, किसके अंडर, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंडर, ठीक है। इतना क्लियर है। ये मैंने क्यों पढ़ाया, बिकॉज ये जो यूएनसीबीडी है वो ग्लोबल लेवल पे है और इंडिया लेवल पे बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 है, ठीक है। अब जो इसका अमेंडमेंट बिल आया 2021 में, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाने वाला, बिकॉज पता नहीं पास होगा कि नहीं होगा, तो फ़ायदा कुछ नहीं है। इसमें यही बोला गया कि जैसे आपने बोला है बायोडाइवर्सिटी में अगर आपको प्रोटेक्टेड एरियाज़ में जाना है तो आपको परमिशन चाहिए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की, वो ये सब। तो अमेंडमेंट बिल में यही लाया गया कि हम जो आयुष मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं ना, आयुष वाले कौन से होते हैं, यूनानी आयुर्वेदिक वाले, ठीक है, इनको हम लोग एग्जेम्प्ट कर देंगे कि ये लोग मतलब मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, ठीक है, दवाइयाँ बनाते हैं, तो इनको हम छूट दे देंगे। ये इसमें लाया गया और बोला गया
कि कुछ जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, जो मतलब मोस्टली जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट वगैरह में उन लोग ने कंजर्व करके रखा होता है, ठीक है। तो अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो वो इनडायरेक्टली वो उनके लिए थ्रेट हो जाएगा। जब आयुष जैसी हमने मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को हमने एग्जेम्प्ट कर दिया बायोडाइवर्सिटी एक्ट से, तो ये इसमें बात चली गई। और इसमें बोला गया कि कुछ कुछ ऑफेंसेस जो थे उसको डिक्रिमिनलाइज कर देते हैं, ठीक है, और पेटेंट और रिसर्च जो रहेगी इसको फास्ट ट्रैक कर देते हैं। बट इसमें वही कहीं ना कहीं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के पर्सपेक्टिव से कहीं ना कहीं हमने मतलब बहुत सारे लोगों ने इसका, बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट जो थे, ठीक है, उन्होंने इसका वो विरोध करा और अभी ये बिल पास नहीं हुआ है। तो लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है। तो इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, जब लॉ बनेगा तब पढ़ेंगे, ठीक है, अभी तो बिल आई है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। नाउ नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स द IUCN, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, ये दिख रहा है ऊपर, एक मिनट रुको, IUCN, क्योंकि हमने बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 कर दिया, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द IUCN, ठीक है। IUCN या फिर IUPN, डोंट गेट कंफ्यूज विद IUPN। व्हाट इज IUPN? 1948 के टाइम पे, पहले इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। दिस इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, यही इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, IUPN का। 1948 तक इसको IUPN बोला जाता था, ठीक है। कहाँ बेस्ड था ये? फ्रांस में बेस्ड था, ठीक है। फिर इसको जो स्टेटस दिया गया, वो इसको स्टेटस दे दिया गया IUCN का। कब दे दिया गया? 1956 में। ये जनरल नॉलेज टाइप है, स्टेट लेवल एग्जाम्स में आएगा। अगर आप लोग स्टेट PSCs के लिए पढ़ रहे हो या फिर और किसी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो आप ये चीज़ पढ़ सकते हो, बाकी UPSC वाले इसको इग्नोर ही करो। सो ये कहाँ पे बेस्ड रखा गया? इसको रखा गया ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ रखे गए? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में किए गए, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, बहुत बार सुनते हो IUCN, क्या मतलब क्या है इसका? इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। मतलब कहीं ना कहीं इसका क्या मतलब है कि नेचर को हमने कंजर्व करना है, इसलिए अथॉरिटी बनाई गई, ठीक है। अब कल हमने साइट्स के बारे में पढ़ा था, वो वो साइट्स किसके लिए इंपॉर्टेंट था? साइट उसके लिए इंपॉर्टेंट था कि हम लोग को इंटरनेशनल ट्रेड में थोड़ा सा मतलब रोक लगानी है। जो भी जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ रहते हैं, फ्लोरा या फोना के, उनके ट्रेड के ऊपर हमें कुछ ना कुछ बैरियर लगाने। इसमें सिंपल यही बात करी गई कि हमें कंजर्वेशन नेचर, मतलब नेचर में बचाने के लिए वो चीज़ें ये सब करना है, ठीक है। अब आप बोलते हो हर बार कोई भी स्पीशी आती है, हाँ जी IUCN स्टेटस, वो है क्या? IUCN ये वही बॉडी है, ठीक है, तो ये स्टेटस प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे ग्लैंड, स्विट्जरलैंड, तो ये एक्चुअली में बना कैसे था? बहुत सारी गवर्नमेंट्स थी, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज़ की, वो NGOs के साथ मिलकर उन्होंने ये IUCN बनाया था। क्लियर है इतना? अब इसका काम क्या एक्चुअली में? इनको क्या करना है? साइंटिफिक रिसर्च करनी है। दिस इज सम बुकिश नॉलेज, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू हेयर, ओके, यू कैन ईजिली गो एंड रीड फ्रॉम बुक, ठीक है। मैं प्रैक्टिकल चीज़ों पे आता हूँ, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि जब हम साइट्स की बात करते हैं, साइट्स कब होता है? 3 साल के बाद होता है, ठीक है। 13th या 14th में चेंज हुआ था, वो मैंने आपको बताया था, वो आपको याद नहीं रखना, आपको 3 साल याद रखना है, ठीक है। और हम बात करें अगर IUCN की, IUCN होता है हर 4 साल बाद, ठीक है। तो इसके भी कोप टाइप होते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसके भी होते हैं। तो कोप आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो सिंपल बात है, निकाल लो एक 2 साल में, ताकि नेक्स्ट IUCN जब कोप हो तो उसके बारे में पढ़ना ना पड़े। तो हर 4 साल में इसके वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो भी होता होगा, ठीक है। अब बात करते हैं IUCN मतलब एक इनका सिस्टम चलता है, दैट इज रेड बुक डाटा, ठीक है। रेड डाटा बुक या रेड बुक डाटा, ठीक है। ये क्या काम करते हैं? ये इसमें क्या रहता है, जो रेड डाटा बुक रहती है उसमें ना पिंक पेजेस रहते हैं, ग्रीन पेजेस रहते हैं, ठीक है। मतलब ये पेजेस मतलब बुक होती है, ठीक है। इनडायरेक्टली मतलब क्या है, ये रेड डाटा बुक में क्या होता है, इसमें ना जो एनिमल्स, जो फ्लोरा है या फोना है, वो जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ बन गए हैं या फिर जो क्या बोलते हैं इसको, थ्रेटेंड में चले गए हैं, या फिर जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, या फिर जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, उनके बारे में इसमें लिखा जाता है कि वो जाके पिंक पेज अगर हो गया तो मतलब वो स्पीशी कहीं ना कहीं पहले एंडेंजर्ड था और अब वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गया या तो एक्सटिंक्ट हो गया, तो पिंक पेजेस में वो आता है। और ग्रीन की जब हम बात करें, ग्रीन का मतलब क्या होता है कि वो थ्रेटेंड वाले से आके नियर थ्रेटेंड में चला गया है,
तो वो ग्रीन पेजेस में शो होता है। तो कहीं ना कहीं ये रेड डाटा बुक आपको खुद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हर साल आती है, ये आपको खुद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल जब भी कोई भी टाइम टू टाइम स्पीशीज़ जाते रहते हैं, IUCN का स्टेटस स्पीशीज़ टाइप आपको पढ़ना रहता है, तो आपको ये डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये पढ़ लो कि पिंक और ग्रीन कलर के कुछ ऐसे पेजेस रहते हैं। तो अब हम स्पीशीज़ जब पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे हम चीता की बात करते हैं, दैट इज एशियाटिक चीता, तो एशियाटिक चीता की बात करते हैं तो आप वहाँ पढ़ते हो कि उसमें IUCN का स्टेटस जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड इसलिए है बिकॉज वो इंडिया में नहीं मिलता है, इंडिया से एक्सटिंक्ट हो गया है, और वो सिर्फ कहाँ मिलता है, वो सिर्फ ईरान में मिलता है एशियाटिक चीता। और वहीं दूसरी तरफ जो अफ्रीकन चीता है, ठीक है, वो लीस्ट कंसर्न है, पता नहीं वल्नरेबल है, पता नहीं लीस्ट कंसर्न है, मतलब वो उसकी अच्छी खासी पॉपुलेशन अभी जिंदा है, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे ही अपने इंडिया का टाइगर हो गया, ठीक है, टाइगर को भी हमने एंडेंजर्ड स्पीशी में रखा है, लायन हो गया, लायन को भी हमने एंडेंजर्ड स्पीशी में रखा है। तो कहीं ना कहीं जो सारे स्टेटस है वो कौन देता है, IUCN देता है। तो कहीं ना कहीं इसका कुछ तो मेथोडोलॉजी चलती होगी ना जिसमें ये स्टेटस प्रोवाइड करता होगा। तो इसके स्टेटस देने का कुछ तरीका रहता है, दैट इज ये क्या किस में स्टेटस देता है, एक तो देता है एक्सटिंक्ट, ठीक है, एक देता है एक्सटेंड इन द वाइल्ड, ठीक है। एक्सटेंड हो गया कि एक किस्म का वो खत्म ही हो गया, ठीक है। एक्सटेंड हो गया कि वो एक्सटेंड इन द वाइल्ड का मतलब क्या होगा कि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं मिलता, ठीक है, वो कहीं पे कंजर्व करके रखा है। फिर हो गया क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अब इसमें क्या होता है, ये जो इसके स्टेटस होते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड और वल्नरेबल, ये मतलब मिड लेवल पे मतलब सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, क्योंकि ये थ्रेटन्ड स्टेटस होते हैं, इनको तीनों को थ्रेटन्ड स्टेटस बोलते हैं, ठीक है। ये तीनों क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब एक एनिमल का मतलब एक्सटिंक्शन स्टार्ट होता है तो यही वाला पॉइंट होता है जहाँ पे हम उस एनिमल को बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों का ना अलग अलग तरीका है कि कोई भी एनिमल जिसकी पॉपुलेशन के बेसिस पे किस में डाला जाए। अगर हम बात करें क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वो वाली एनिमल स्पीशीज जो कि 90% पिछले 10 साल में ख़त्म हो गई हो, 90% पिछले 10 साल में ख़त्म हो गई हो, ठीक है, क्लियर है इतना, तो उसको इसमें डाल देते हैं। या फिर एंडेंजर्ड का ये आपको बुक में मिल जाएगा, वैसे मैं ओरली बता देता हूँ। एंडेंजर्ड की बात करते हैं जिसका 70% पॉपुलेशन पिछले 10 साल में खत्म हो गया और वो 250 बच गए हों, और इसमें जैसे 50 बच गए हों, तो ऐसा मतलब कुछ कुछ चीज़ें रहती हैं। फिर उसके बाद दैट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, फिर NT आता है और फिर LC आता है, दैट इज नियर थ्रेटेंड और लीस्ट कंसर्न्ड। और एक दो होते हैं, एक होता है डाटा डेफिशिएंट और एक नॉट इवॉल्युएटेड, NE, ठीक है, ये भी होते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे पास डाटा नहीं होता है जिसको इवॉल्युएट नहीं करा हुआ है, ठीक है। बहुत सारी आप स्पीशीज़ देखते होंगे करंट की मैगजीन्स में, तो उसमें लिखा होता है कि इसका स्टेटस अभी दिया नहीं गया है, तो दैट इज डाटा डेफिशिएंट, ठीक है, या इवॉल्युएट नहीं किया है, ठीक है। तो क्या ये वही बताया मैंने जो 90% जिसकी पॉपुलेशन पिछले 10 साल में ख़त्म हो गई हो, और अभी 50 इंडिविजुअल्स ही बचे हुए हैं, ठीक है। ये मतलब ये इतना आपको ध्यान नहीं जाना है, तो आपको बस जानना था IUCN क्या करता है, वो मैंने आपको बता दिया। अब क्या करना, IUCN पढ़ लिया आपने, पढ़ी करंट अफेयर्स की मैगजीन पकड़ी, उसमें आ गया भाई IUCN का एक रिपोर्ट आ गया, या IUCN ने स्टेटस किसी को दे दिया, या जो भी है, वो आपको करंट में अपडेट करते रहना है। वो आप मोस्टली यही करो जो आप अपने नोट्स बना रहे हो। मैंने पहले दिन भी पहले लेक्चर में बोला था कि नोट्स बनाना वो खुद के बनाना, नोट्स खुद के बनाना, बिकॉज जब आप अपनी राइटिंग में लिखोगे ना वो आपको बहुत अच्छा दिखता है, ठीक है। आप प्रिंटेड बुक लाओगे वो आपको मज़ा नहीं आएगा जब तक आपके अपनी राइटिंग में नहीं होंगे, और वो आप जल्दी रिवीजन कर सकते हो क्योंकि आपको पता है कि आपकी राइटिंग ऐसी हो। जैसे मैं नोट्स लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं ऐसे लिख दूँ, ऐसे करके, ठीक है, मेरे को समझ आ जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, तो आपको तो पता नोट्स लिखा है, पर मैं कल या परसों पूछ लूँ तो आप जिस लोगों ने वीडियो देखी होगी उसको नहीं पता चलेगा कि क्या लिखा हुआ है मैंने, क्योंकि ये हमारे पे डिपेंड करता है। तो न्यूज़ को अपने नोट्स को बहुत ध्यान देना, ठीक है। तो IUCN के अंडर ही बोल लो, इसके इंटर कनेक्टेड एक दो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कितना टाइम होगा, फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे आगे बात करते हैं। पहले तो मैं आपको 3 चीज़ें पढ़ाने वाले हूँ, ठीक है। एक है ट्रैफिक, देखो इतना सा पेज बचा ना, मैं इसी में ख़त्म कर दूंगा बिकॉज मेरे को लंबी खींचने चीज़ें नहीं आती। एक है कॉट, ठीक है, एक है इट्टो, ठीक है। ट्रैफिक का मतलब क्या है, द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क। कॉट क्या है, कोलिजन अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग।
बहुत लोगों को दिमाग में रहता होगा इतनी चीज़ें लर्न कैसे करनी है। मेरे को एक बात बताओ, जब आप पढ़ोगे कोलिजन अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिक, इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा समूह रहेगा जो कि वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट होगा, तो कॉर्ड तो वही हो गया ना। तो कहीं ना कहीं इसकी कुछ बेसिक जानने हैं कि ये कब स्टार्ट हुआ थोड़ा बहुत, या इसमें कोलिजन किसका है, किसने बनाया, वो एक दो चीज़ें हैं। और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में तो वो भी इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि वो तो होता ही नहीं इतना जो न्यूज़ में रहने वाली चीज़ें होंगी, तो वो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, कहीं ना कहीं ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन है, ये IUCN के रिलेटेड ही है, दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ नेचर की ही बात करते हैं, तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं। पर कहीं ना कहीं तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट खास इंपॉर्टेंट नहीं ना है, बट ये UPSC है तो इसमें सब कुछ पढ़ना पड़ता है। तो ये आ गया टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले ट्रैफिक की बात करते हैं। ट्रैफिक क्या है? ट्रैफिक सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज सबसे पहले मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज ये WWF ने और IUCN ने मिलकर बनाया। WWF क्या है? WWF शायद से वो फाइटिंग भी होती है ना कुछ रेसलिंग शायद से। WWF क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है। IUCN क्या है? IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। ठीक है, यूनियन फॉर ए कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, IUCN। ठीक है, क्लियर है इतना? सो ये एक किस्म का जॉइंट प्रोग्राम है जो इन दोनों ने आपस में चलाया है। ठीक है, सीन क्या है, पढ़ के क्या पता चल रहा है? द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क, मतलब जो भी ट्रेड होता होगा वाइल्ड लाइफ का, उसको नेटवर्क, एक ऐसा नेटवर्क बनाएंगे, एक ऐसी वेबसाइट बना देंगे जहाँ पे उसको मॉनिटर करें। तो वही इसका मतलब है। ठीक है, आया समझ? तो जॉइंट प्रोग्राम तो इनका है। ठीक है, बट कहीं ना कहीं इसको बनाने के लिए जो एक किस्म का एडवाइस दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है, साइट्स के द्वारा दिया गया था। ठीक है, क्लियर है इतना? अब ये किस्म का इंटरनेशनल नेटवर्क है। ठीक है, बेस्ड कहाँ पे है? UK में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है याद रखने के लिए। कैम्ब्रिज UK में बेस्ड है। 5 कॉन्टिनेंट्स पे इसके अलग अलग ऑफिसेज मिल जाएंगे, अलग जगह। ठीक है, ये जब इसकी हम बात करते हैं, ये ट्रैफिक बना कैसे? ये बना है कुछ NGOs से, NGOs फिर कुछ गवर्नमेंट्स और कुछ साइट्स। इसको साइट्स जो है ना, साइट्स हमने पढ़ा, ठीक है, वो इसको सेक्टरेट देता है, सेक्टरेट देता है। ठीक है, जिसे पहली वीडियो देखे उसको पता है, मतलब रहने की जगह देता है। किसको? ट्रैफिक वालों को। ट्रैफिक वाले बोलेंगे हमें जगह दे दो रहने के लिए, तो साइट्स बोलेगा अच्छा आ जाए, मैं तुम्हें एक कमरा दे देता हूँ। तो इस तरह से इसको जो सेक्टरेट सर्विस है वो कौन देता है? साइट्स देता है। ठीक है, इनका मेन गोल क्या होगा? क्या होगा मेन गोल आपके? क्या होगा? ब्रिज बनाना है, वो गोल थोड़ी ना होगा। तो वाइल्ड लाइफ ट्रेड, दैट इज मॉनिटरिंग नेटवर्क, तो इनका मेन गोल क्या होगा कि हमें नेचर को कंजर्व करना है। जो थ्रेट्स वगैरह होते हैं स्पीशीज पे वाइल्ड लाइफ की ट्रेड की वजह से, तो वो हमने कम करने हैं। दैट इज अबाउट द ट्रैफिक। तो इतना ज़्यादा डीप जाने की जरूरत है नहीं। एक पेज का अगर पढ़ने लगोगे तो कॉस्ट बेनिफिट तो कुछ है नहीं ना इसका, ट्रैफिक का। तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखा करो, और देखा करो किस चीज़ की कितनी ज़रूरत है। और ये चीज़ आपको तब पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे। तो बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखो, पता चलेगा किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो कॉट के बारे में पढ़ते हैं। कॉट क्या है? कोलिजन अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग। ये इसका मतलब क्या है? ये ऐसा कोलिजन है जिसमें वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग जो है उस चीज़ को लेकर ये बनाया गया था कि हम उस चीज़ के अगेंस्ट है। क्यों बनाया होगा? इलीगल ट्रेड भैया हमें ख़त्म करना है। इलीगल ट्रेड भैया हमें ख़त्म करना है, ये इनका मेन गोल रहा होगा। ठीक है, इतना क्लियर है? कब बना? 2005 में बन गया था। इसमें क्या सिस्टम था? ये एक किस्म का वॉलंटरी कोलिजन था, मतलब वॉलंटियर्स लोग आए थे और पब्लिक प्राइवेट ये कोलिजन माना गया था। ठीक है, और इसके बारे में कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैं आपको पढ़ाऊँ यहाँ पे बैठ के। ठीक है, इट्टो पे आता है। इट्टो क्या है? द इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, UN की हो जाती है, 1986 में बनी थी। 1986 में एक और चीज़ हुआ था, दैट इज़ हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट भी आया था। तो ईयर वाइज थोड़ा बहुत याद रखो, ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। 1986 में ये आया था, 1983। तो अगर याद रखना इट्टो कब आया था, इट्टो को याद रख लो। हाँ ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जब आया था, क्योंकि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट तो हर एक इंडियन को याद होगा। तो इस तरह से आप इट्टो को भी ईयर को याद रख सकते हो। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन क्या काम होगा इसको? क्या टिम्बर को जलाने का काम होगा? वो तो होगा नहीं ना। तो क्या करना है हम लोग को? ट्रॉपिक्स में जो हमें टिम्बर मिलता है उसको कहीं ना कहीं बचाने की बात होगी कि हमें क्या करना है। जो भी ट्रॉपिकल, टिम्बर की इसमें बात नहीं की गई, इसमें बोला गया कि ट्रॉपिकल में जितने भी रिसोर्सेज है ना,
ट्रॉपिकल में जितने भी रिसोर्सेज है ना, उसको हमने ना कंजर्व करना है, ठीक है, कंजर्व करना है, और उसका हमें सस्टेनेबल यूज करना है या मैनेज करना है। कंजर्व करना है मतलब अनवांटेडली उसका ज़्यादा यूज़ नहीं करना, सस्टेनेबल यूज़ करना है मतलब प्रॉपर तरीके से जहाँ ज़्यादा ज़रूरत हो तभी यूज़ करो, ठीक है, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना है, और उसके ट्रेड पे भी हम लोग को ध्यान देना है, ठीक है, इतना क्लियर है। जब इसके मेंबर्स की बात करते हैं तो ये मेंबर वन बाय वन जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल याद रखना है कि 80% वो वाले मेंबर्स है जो कि वर्ल्ड में ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन में रहते हैं, और 90% वो वाली कंट्रीज है। ट्रॉपिकल रीजन में कुछ ऐसी कंट्रीज भी होगी जो इसका पार्ट नहीं होगी, तो इसलिए हमने बोला 80% ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन में जो रहते हैं, और 90% वैसे लोग हैं जहाँ पे जो लोग टिम्बर ट्रेड करते हैं, ठीक है, 90% वो लोग हैं इसमें जो टिम्बर ट्रेड करते हैं। सो दिस इज अबाउट द IUCN, और उसका थोड़ा सा रिलेटेड जो नॉलेज था वो मैंने आपको यहाँ दे दिया। सो वी आर डन विद बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, वी आर डन विद IUCN, वी आर डन विद ट्रैफिक, वी आर डन विद कॉड, वी आर डन विद इट्टो। तो मैंने आपको बताया इतनी छोटी सी जगह में हम कंप्लीट कर देंगे। दिस इज नॉट अबाउट द स्पेस, दिस इज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस। आई हैव गिवन ऑलमोस्ट half of the page to space, to Biodiversity Act and IUCN, बट इसमें इतना ज़्यादा वो था नहीं, इंपॉर्टेंस था नहीं, तो दैट्स वाई मैंने इसको ज़्यादा स्पेस भी नहीं दिया, ठीक है। तो सिंपल थोड़ा पढ़ो, आगे बढ़ो, PhD करने नहीं है हमें, ठीक है, UPSC के प्रीलिम्स के सिलेबस में लिखा हुआ है PhD करनी नहीं है। सो नाउ नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ते पढ़ते हम और क्या पढ़ेंगे इसके साथ साथ जो इसके कनेक्शन में होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1972 में आया, ठीक है। इसके इंटर कनेक्शन में जो जो चीज़ें रहेंगी दैट इज़, एक रहेगी सेंट्रल जू अथॉरिटी, ये भी 1992 में बनी थी, इसके बारे में बात करेंगे। एक मिलता है हमें वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, दैट इज WCCB, ये 2007 में बना था, ये भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से पावर्स लेता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और कुछ फॉरेस्ट का जो एक दो लॉज रहेंगे, दैट इज फॉरेस्ट पॉलिसी रहेगी या फॉरेस्ट एक्ट रहेगा, ठीक है, वेटलैंड के रिलेटेड रूल्स रहेंगे, तो वो हम सारी चीज़ें इसी में कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले आज मेन गोल यही रखते हैं कि ये तीनों चीज़ें पहले कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो सो लेट्स टॉक अबाउट द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। सो जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने IUCN पढ़ा, तो क्या होता है जब एंडेंजर्ड कोई भी स्पीशी होता है, ठीक है, जो मतलब नेचर में बहुत कम जिसकी पॉपुलेशन रह गई होती है, तो हम उसको स्टेटसेस देते हैं, ठीक है, तो हम उसको डेजिग्नेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं उसका IUCN स्टेटस क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से उसको कौन सा शेड्यूल दिया गया है, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ते रहते हैं। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, ठीक है, अगर हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें कब आया, 1972, UNCHE, दैट इज UN कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। क्या बोलते हैं इसको, याद करो, जल्दी याद करो, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, स्वीडन में, कब हुई थी, 1972 में, स्टॉकहोम में भैया, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस खत्म हुई थी, इंडिया में आके इन्होंने 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना दिया कि हम लोग भी भाई कंजर्व करेंगे वाइल्ड लाइफ को, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हो गया, इंडिया जो थी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज कहीं ना कहीं इंडिया टॉप लेवल पे है, ठीक है, प्रोटेक्शन के मामले में, क्योंकि सबसे पहले हमने इसके बारे में लॉ लाया था, फर्स्ट कंट्री थी जिसने कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के बारे में बात करी गई थी और इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया था, ठीक है। कब किया गया था, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है बिकॉज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम उसी दिन मनाते हैं, दैट इज 5 जून 1972, उसी दिन हम लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं। सबसे पहली बार जो डिस्कशन हुआ था, ठीक है, वर्ल्ड दैट इज ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में स्टॉकहोम में, वो उसी दिन हुआ था, उसी अकॉर्डिंगली हम लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं 1972, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। अब जो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात करते हैं, कहीं ना कहीं ये हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 है, हमारा वाटर एक्ट ऑफ 1974 है, हमारा फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1980 है, हमारा एयर एक्ट ऑफ 1981 है, हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 है, सारे इंपॉर्टेंट है, सारे पढ़ेंगे हम लोग, बस आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं जो सारी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं इसको रास्ता कहाँ से मिला, CHE से ही मिला, दैट इज कन्वेंशन ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट, कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट, कहीं ना कहीं उसी से हमें मतलब
एक किस्म का रास्ता मिला कि हमें इसको नेचर में हमें अपनी अपनी कंट्रीज में जाके ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनानी है। ठीक है, तो हमने 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को हमने कहीं ना कहीं ट्राई किया 1976 में। कब किसका गवर्नमेंट था उस टाइम? इंदिरा गांधी जी का गवर्नमेंट था, इमरजेंसी भी आई थी उसी टाइम पे। ठीक है, उस टाइम 47 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पढ़ा था, जिसने पॉलिटी पढ़ लिया होगा। ठीक है, उसने बहुत बार ये 42nd 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पढ़ा था। तो इंटरलिंकेज बताता हूँ पॉलिटी में। हम वहाँ पे एक DPSP पढ़ते हैं, दैट इज कि हम लोग को दैट इज एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। ठीक है, इस तरह से आपको भी लर्न होना चाहिए। अराउंड ये 48A है। ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू द दैट इज इन्वायरमेंट। एंड हम 42nd अमेंडमेंट में ही हमें एक और आर्टिकल मिला था 51A, दैट इज ये क्या था, ये फंडामेंटल ड्यूटी जुड़ी थी कि हर एक सिटीजन की ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेशनल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं इनको जब रास्ता मिला, कहाँ मिला होगा रास्ता? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से इनको रास्ता मिला होगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को कहाँ से रास्ता मिला? UN कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट से रास्ता मिला। तो जब आपको कभी ये दोनों स्टेटमेंट्स आ जाएं कि हाँ भाई कौन से ईयर में कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आया, तो आपको एकदम से स्ट्राइक किया जाना चाहिए कि हमने इनको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज तभी किया होगा जब इसके बारे में हमने इंडिया में बात की होगी। तो हमने 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात की थी, इसलिए हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया आगे जाके। ठीक है, दिस इज अबाउट द लिटिल बिट अबाउट द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। नाउ लेट्स मूव फर्दर एंड लेट्स टॉक फर्दर। ठीक है, सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फॉरेस्ट की जब हम बात करते हैं इंक्लूडिंग वाइल्ड लाइफ, ठीक है, वाइल्ड लाइफ को इंक्लूड करके, वाइल्ड लाइफ अलग नहीं लेना, ये आ जाता है हमारे पास स्टेट सब्जेक्ट। ठीक है, 20 है, लिस्ट 2 है ऑफ 7th शेड्यूल। ठीक है, कुछ सेंटर को भी पावर्स मिलते हैं, 249 आर्टिकल, 250 आर्टिकल और 252 आर्टिकल, बिकॉज इन्वायरमेंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज भी आपको याद रखना है। दैट इज ये 3 आर्टिकल्स हैं, इसमें सेंटर को पावर्स मिलते हैं कि वो कुछ पावर्स उनको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट में रखा गया था, बट इसको सेंटर को भी कुछ पावर्स इन आर्टिकल से मिल जाते हैं। सो आई एम नॉट गोइंग टू दीज आर्टिकल्स, यू कैन गो एंड सिंपली रिवाइज इट फ्रॉम योर पॉलिटी बुक। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। जब ये एक्ट लाया गया था, ठीक है, जब ये एक्ट लाया गया था, इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था पार्लियामेंट में, उसके बाद क्या होता है, हर एक स्टेट को ना अपने लेजिस्लेचर्स में जाके ना इसको अमेंड वो करना होता है, पास करना होता है। ठीक है, उनको भी ये अपने लेजिस्लेचर में घुमाना होता है, उनको भी मेजोरिटी चाहिए होती है क्योंकि स्टेट वाइज भी हमें कुछ कुछ एक्ट्स को पास करना पड़ता है। सो ये भी पास हुआ, तो मैक्सिमम सारी स्टेट्स, ऑल स्टेट्स ने इसको पास कर दिया था। बट एक JNK स्टेट है, जो हमारी स्टेट है, JNK स्टेट ने इसको पास नहीं करा क्योंकि उनके हमारे पास उस टाइम पे अपना लॉ था। ठीक है, इसके रिलेटेड हमारे पास अपना लॉ था। ठीक है, 2019 में हमारा स्पेशल स्टेटस चला गया है, तब से ये चीज़ें नहीं चलती हैं, तो हमारे पास अपना लॉ था, इसलिए हमने इसको अडॉप्ट नहीं किया था। ठीक है, तो जब हम इसकी बात करते हैं अमेंडमेंट्स की, सबसे पहले अमेंडमेंट की बात करें तो 7 बार अमेंड हो चुका है। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखना, हाँ थोड़ा बहुत ऐसे याद रखो, 1982 में, 1986 में, 1993 में, 2002 में, 2008 में, ठीक है, 2022 में अभी भी आया ना, 1991 में भी हुआ था। ठीक है, और जब हम 1991 की बात करते हैं, यहाँ पे हमने टेरिटोरियल वाटर्स के बारे में बात करी थी। जब हम 2002 के बारे में बात करते हैं, हमने यहाँ पे कम्युनिटी रिजर्व्स बनवाए थे इसी के अंडर। तो ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, सब इंटरकनेक्टेड है, कहीं ना कहीं पढ़ेंगे आगे जाके। चलो आगे बढ़ते हैं। सो शेड्यूल की बात करते हैं। शेड्यूल कितने हैं? टोटल 6 हैं। 6 में से पहले से फर्स्ट से लेके 5th तक किसके बारे में बात की है? सिंपल, फर्स्ट से लेके 5th तक फौना की बात करी, फौना इज एनिमल्स की बात करी है फर्स्ट से लेके 5th तक। क्या होता है शेड्यूल 1 में, क्या होता है शेड्यूल 2 में? वी आर नॉट चिल्ड्रंस, वी आर नॉट गिविंग द पीपल हु आर गिविंग स्टेट PSCs और स्टेट लेवल एग्जाम, उनको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिकॉज क्या होगा, शेड्यूल 1 में उसको रखेंगे जिसको सबसे ज़्यादा वो दी होगी। ठीक है, कि हाँ भाई तुम थोड़ा बहुत ट्रेड भी तुम बिल्कुल ट्रेड नहीं कर सकते। शेड्यूल 2 में थोड़ा प्रोटेक्शन कम कर दी होगी। सो दीज आर अबाउट द शेड्यूल्स, यू डोंट हैव टू गो इनसाइड कि शेड्यूल्स एक एक नंबर में क्या है। ठीक है, पढ़ो, आगे बढ़ो, PhD नहीं करनी है। सो शेड्यूल 6 में किससे बात करती है, किसकी बात करते हैं? प्लांट स्पीशीज़ की बात करते हैं, और उनको थोड़ा बहुत ऐसा प्रोटेक्शन दिया होगा प्लांट स्पीशीज़ को। दिस इज अबाउट द शेड्यूल 6। ठीक है,
इसके अंदर भी कुछ कुछ बॉडीज़ रहती है, उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना अपना बायोडाइवर्सिटी एक्ट, उसमें भी NBA होता था, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी होती थी, स्टेट लेवल पे होता था। BMC पढ़ा था, बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है, वो पढ़ा था हमने उसमें, ठीक है। तो जो अब ये इसी वीडियो में पढ़ाया, तो आगे जाके पीछे जाके आपने देखा होगा वो सब। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें भी कुछ ऐसा अथॉरिटीज़ बनाई गई, ठीक है, जिनको पावर्स दिए गए कि हाँ तुम इसके रिलेटेड डिसीजंस ले सकते हो। सबसे पहले हमने पढ़ा 2002 में इसकी अमेंडमेंट आई थी, जहाँ पे मैंने कम्युनिटीज रिजर्व्स की बात करी। उसी टाइम पे, उससे पहले क्या हुआ करता था, एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी हुआ करती थी, बॉडी हुआ करती थी, दैट इज इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। 2002 के अराउंड इसका नाम चेंज कर दिया, दैट इज नेशनल, दैट इज मतलब इस टाइम पे ये आई थी और उसका नाम बाद में चेंज हो गया नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ये आपको याद नहीं रखना है कि कब आया, क्या चेंज हुआ, वो सब याद नहीं रखना है। हाँ, अगर आपको लिख दे इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, स्टेट PSCs में अभी भी लिख सकते हैं, तो घबराना नहीं है। तो एक्चुअल में क्या है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ठीक है। ये इसकी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, ठीक है, जो डिसीजंस लेगी, ठीक है। कहाँ लिखा गया है, सेक्शन 5A मिलेगा आपको। कहाँ पे मिलेगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। उसी में बोला गया कि हमें नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ बनाना है। हाँ जी, होगा कौन, मैं होऊंगा, आप होंगे, कौन होगा इसमें भैया जो इसके चेयरमैन होगा ना, वो हमारे PM साहब होंगे, और जो वाइस चेयरमैन साहब होंगे ना, वो हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर होंगे। इन्वायरमेंट मिनिस्टर कौन होता है, किसके अंडर आएगा वो, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFCC। क्लियर, थोड़ा पढ़ो आगे बढ़ो, क्लियर। 1991 की जो अमेंडमेंट आई थी, उसमें स्टेट गवर्नमेंट के थोड़े पावर्स इसमें कम कर दिए गए थे। वो उसका डीप में नहीं जा रहा इतना ज़्यादा, कुछ थोड़े पावर्स कम किए गए थे इसमें, ठीक है। 47 मेंबर्स होते हैं, को कितने लोकसभा से होते हैं, कितने राज्यसभा से होते हैं, ठीक है, वो सब डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दिस इज अबाउट NBFW इज़ अबाउट सेंटर। व्हेन वी टॉक अबाउट स्टेट बोलेगी हमें भी पावर्स दो भैया, दैट इज WAB, दैट इज वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड। स्टेट को बोला गया आप वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड बनाओ, ठीक है। ये क्या करेंगे, कहीं ना कहीं जब स्टेट में, अब देखो अभी, हाँ मैं बात करता हूँ हम लोग नेशनल पार्क्स की, एलिफेंट रिजर्व्स की। अभी मैंने एलिफेंट रिजर्व्स की एक सीरीज़ ख़त्म करी है, फिर हमने नेशनल पार्क्स ख़त्म करे, हमने रामसर साइट्स ख़त्म करी। कहीं ना कहीं जब स्टेट में बातचीत चलती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलने की, या फिर दैट इज नेशनल पार्क डेजिग्नेट करने की, तो वो काम किसका होता है स्टेट लेवल पे, वो काम होता है WAB का, दैट इज़ वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड का काम होता है स्टेट गवर्नमेंट में, कि वो लोग सेंचुरीज या नेशनल पार्क्स के लिए बोलेंगे कि हाँ आप पैसा बनाओ, ठीक है। इतना क्लियर है। अब शेड्यूल थोड़ा बहुत पढ़ ही लेते हैं। 1-2 इज एंडेंजर्ड, शेड्यूल 1-2 इज एंडेंजर्ड, 3-4 इज डेंजर है, जो कि एंडेंजर्ड हो गए, मतलब वही जो सिंपल बहुत ज़्यादा, मतलब बिल्कुल ख़त्म होने वाले हैं। PhD नहीं करवा रहा हूँ, थोड़ा सा पढ़वा रहा हूँ, ठीक है। एक्सटेंट के डेंजर पे है, मतलब एकदम थोड़ा सा और ध्यान नहीं दिया तो मतलब ख़त्म हो जाएगा स्पीशीज़। इसमें पेनल्टीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, इसमें पेनल्टीज़ थोड़ी कम हो जाती है। 5 वाले हैं, इसको हंट कर सकते हैं लाइसेंस के साथ। इसमें मैक्सिमम वो रहते होंगे एनिमल्स, डक टाइप के, डियर्स टाइप के, जिनको अगर आपके पास लाइसेंस है आप हंट कर सकते हो। इन दोनों में आपको नहीं कर सकते। और 6 में कौन से रहते हैं, वो प्लांट्स के रिलेटेड, वो मैंने आपको समझा के दिया। So this is about the Wildlife Protection Act of 1972. So we have to end this because it's already about 35 minutes. So we have to end this. So till tomorrow, रिविज़न करो। टॉपिक्स मैं लिख दूंगा कमेंट सेक्शन में। हर एक वीडियो में वही करता हूँ, कमेंट सेक्शन में मैं टॉपिक लिख देता हूँ। आज के टॉपिक जो भी रहेंगे वो मैं वहाँ लिख दूंगा। वो टॉपिक्स पढ़ो आज ही वीडियो देख रहे हो, आज ही जल्दी से बुक खोलो, एकदम सारे टॉपिक्स पढ़ो, खुद के नोट्स बनाओ और रिवीजन करो कल सुबह उठ के, ठीक है। तो दिस इज़ फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। मिलते हैं कल।